नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब अणु दर अणु भविष्य का निर्माण। हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी बिल्डिंग द फ्यूचर एटम बाय एटम दस्तावेज के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे इसके सबसे ज़रूरी पहलुओं को समझने की। नमस्ते। हाँ, ये वाकई एक फैसिनेटिंग फील्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब कहाँ से शुरू हुआ? लगता है इसकी जड़ें काफ़ी पुरानी हैं। 1959 तक कोई रिचर्ड फेनमैन थे। हाँ, बिल्कुल। भौतिक विज्ञानी रिचर्ड फेनमैन। उन्होंने एक भाषण दिया था, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। उसमें उन्होंने कल्पना की थी कि क्या हो अगर हम अलग अलग परमाणुओं को, मतलब एटम्स को कंट्रोल कर सकें, उनसे कुछ बना सकें। वो एक तरह से बीज था। अच्छा, तो उन्होंने सिर्फ कल्पना की थी? हाँ, उस समय ये कल्पना ही थी। बिल्कुल। फिर देखिए 1974 में नोरियो तानिगुची ने इसे नैनो टेक्नोलॉजी नाम दिया। और फिर 1986 में के एरिक ड्रेक्सलर की एक किताब आई, इंजन्स ऑफ क्रिएशन। इसने मॉलिक्यूलर असेंबलर्स यानी अणु स्तर की मशीनों का आइडिया पॉपुलर किया। इसने लोगों की कल्पना को और हवा दी, कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कल्पना या सिद्धांत ही तो नहीं रहा होगा। मेरे ख्याल से आईबीएम ने कुछ किया था 1990 में। वो क्या था? हाँ, वो एक बहुत बड़ा कदम था, एक मील का पत्थर कह सकते हैं आप उसे। आईबीएम ने स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसे एसटीएम कहते हैं, ये एक ऐसा टूल है जिससे हम एटम्स को देख सकते हैं और हिला भी सकते हैं। उसका इस्तेमाल किया और उन्होंने 35 क्सैनन परमाणुओं से अपनी कंपनी का लोगो बना दिया। सच में एटम से लोगो? हाँ, इसने पहली बार ये साबित किया कि एटम के लेवल पर चीजों को बदलना, उनसे कुछ बनाना, ये सब मुमकिन है, सिर्फ थ्योरी नहीं है। कमाल है। तो ये एटम लेवल पर चीजें बनाते कैसे हैं? सुनने में आया है कि दो मुख्य तरीके हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। हाँ, मोटे तौर पर दो तरीके हैं। टॉप डाउन वाला तो थोड़ा समझ आता है, मतलब बड़ी चीज से शुरू करके उसे छोटा करते जाना, जैसे कोई मूर्ति तराशता है, जैसे चिप्स बनाने में लिथोग्राफी इस्तेमाल होती है, वो यही है शायद। बिल्कुल सही। आप बड़ी चीज लेते हैं और उसे काट छाट कर नैनो स्केल का बनाते हैं। और दूसरा तरीका है बॉटम अप। बॉटम अप वो कैसे होता है? इसमें उल्टा करते हैं। हम छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी अणु या परमाणु, इनको जोड़कर वो संरचना बनाते हैं जो हमें चाहिए, जैसे ईंटों से दीवार बनाना। इसमें कई तकनीकें हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी या एमबीई। इसमें बहुत कंट्रोल के साथ परत दर परत एटम्स जमा करके मटेरियल बनाते हैं। या फिर सेल्फ असेंबली है, जहां मॉलिक्यूल खुद ही डिजाइन के हिसाब से जुड़ जाते हैं। और केमिकल वेपर डिपोजिशन सीवीडी भी एक तरीका है। अच्छा, तो ये जो बॉटम अप तरीका है, ये फेनमैन की जो मूल सोच थी एटम बाय एटम बनाने की, उसके ज्यादा करीब है? हाँ, सिद्धांत रूप से तो ये बिल्कुल फेनमैन की विजन जैसा है। तो क्या ये आज इस्तेमाल हो रहा है, मतलब इंडस्ट्री में? देखिए, बॉटम अप तरीके अभी भी ज्यादातर एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। ये काफी महंगे और जटिल भी हैं। अभी भी ज्यादातर जो कमर्शियल चीजें बन रही हैं वो टॉप डाउन से ही बन रही हैं। लेकिन हाँ, बॉटम अप में लगातार तरक्की हो रही है। और हाल फिलहाल में क्या कुछ नया हुआ है? आईबीएम वाला प्रयोग तो काफी पुराना हो गया। हाँ, काफी कुछ हुआ है। जैसे 2024 में बाथ यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई। उन्होंने दिखाया कि एसटीएम का इस्तेमाल करके आप एक अकेले मॉलिक्यूल के अंदर केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक अकेले मॉलिक्यूल में? इससे क्या फर्क पड़ेगा? सोचिए, दवाइयां बनाने में कितनी प्रिसिजन आ सकती है। बिल्कुल नई तरह की दवाएं बन सकती हैं। और सिर्फ लैब में ही नहीं, कंप्यूटर पर भी काम हो रहा है। 2020 में नैनो टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन जैसे तरीके आए। ये कंप्यूटर मॉडल वैज्ञानिकों को एटम लेवल पर मटेरियल डिजाइन करने और उनके गुण पता लगाने में मदद करते हैं। और जैसा मैंने कहा, एमबीई जैसी तकनीकें इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत जरूरी हैं, हाई क्वालिटी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए। हाँ, अब आते हैं इसके असर पर। कहाँ कहाँ ये नानोटेक बदलाव ला रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आपने जिक्र किया ही। डिवाइस छोटे तेज हो रहे हैं नैनो ट्रांजिस्टर की वजह से। 2008 तक ही 800 से ज्यादा नैनोटेक प्रोडक्ट थे बाजार में। और वो तो बस शुरुआत थी। मेडिसिन में देखिए, नैनो पार्टिकल से टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हो रही है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी मतलब दवा सीधे कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचाना, ताकि आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को कम से कम नुकसान हो। कुछ नैनो मटेरियल जैसे ट्रांसफेरोसोम वेसिकल्स, जो दवा को स्किन के जरिए बेहतर पहुंचाते हैं, वो तो कुछ देशों में इस्तेमाल भी हो रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर सेल की एफिशिएंसी बढ़ रही है।
ग्रेफीन जैसे नैनो मटेरियल से बेहतर बैटरी बन रही हैं, फ्यूल सेल भी बन रहे हैं। और मटेरियल साइंस में भी मेटा मटेरियल और सुपर स्ट्रॉन्ग कंपोजिट का जिक्र है। ये मेटा मटेरियल क्या होते हैं? मेटा मटेरियल वो ऐसे डिजाइन किए गए पदार्थ होते हैं जिनके गुण बिल्कुल अनोखे होते हैं, जो प्रकृति में आमतौर पर नहीं मिलते। जैसे वो प्रकाश या ध्वनि को अजीब तरीकों से मोड़ सकते हैं। नैनोटेक से इन्हें बनाना संभव हुआ है। और हाँ, बहुत मजबूत लेकिन हल्के कंपोजिट्स भी बन रहे हैं। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग में नैनो मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ असेंबली जैसी नई तकनीकें आ रही हैं। भविष्य तो मतलब काफी रोमांचक लग रहा है। सेल्फ असेंबलिंग सिस्टम, यानी चीजें खुद ब खुद बन जाएं। स्पेस ट्रैवल के लिए हल्के मटेरियल, पर्यावरण के लिए समाधान जैसे पानी साफ करना, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, क्वांटम टेक्नोलॉजी। संभावनाएं तो बहुत हैं। हाँ, संभावनाएं वाकई अपार हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। एक तो ये बॉटम अप तरीके अभी भी महंगे और मुश्किल हैं। और सेहत और पर्यावरण पर इनके असर के बारे में क्या? वही नैनो पार्टिकल्स के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर क्या असर होंगे, इस पर और रिसर्च की जरूरत है। हमें पूरी तरह पता नहीं है। और क्योंकि ये तकनीक इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो इसके नियम कानून बनाने की चुनौती है। नैतिक सवाल भी है। प्राइवेसी, सुरक्षा, इसका गलत इस्तेमाल न हो। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि इतनी जबरदस्त क्षमता का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे हो। ये संतुलन बनाना शायद सबसे मुश्किल काम होगा। बिल्कुल। नैनो टेक्नोलॉजी ने फेनमैन के विजन से लेकर आज की हकीकत तक का लंबा सफर तय किया है। ये सचमुच अणु दर अणु भविष्य बना रही है, लेकिन इसकी पूरी क्षमता का फायदा उठाने के लिए हमें इन चुनौतियों का सामना करना होगा। सुरक्षा, लागत, नैतिकता, ये सब। तो ये तो साफ है कि नैनो टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बिल्कुल बुनियादी स्तर पर, एटॉमिक लेवल पर बदल रही है और बदलने वाली है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम सच में एटम बाय एटम कुछ भी बना सकते हैं, तो मानवता के लिए सबसे पहली चीज क्या बनानी चाहिए?